वेलकम गाइज SSCI की यूट्यूब चैनल। SSCI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज टेंस का दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैंने कल लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाके उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, जिससे आपको पूरा कंफर्म समझ में आए वन बाय वन सारा स्टेप। तो पीछे वाले वीडियो में मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव ये बताया था, तो आज मैं उसको बताता हूँ और एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपका क्या क्या बताया था। तो देखिए, अफर्मेटिव बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, इसमें क्या रूल है, अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखिए पहले, फिर प्लस मेन वर्ब लिखिए उसकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस यस या ईएस जोड़िए, इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये रूल है किसी का भी ट्रांसलेशन करने के लिए। अब जैसे आ जाए राम खेलता है, तो इसमें क्या है, राम सब्जेक्ट है, खेलना उसकी क्रिया है। ठीक है, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे प्ले, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे एस भी जुड़ जाएगा, प्लेज हो जाएगा, तो राम प्लेज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से बनता है। तो ये हो गया। अब अगर प्लूरल होगा, तो जैसे बहुवचन हो, अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो, तो उस केस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिख दीजिए प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, यस और यस का ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट हो, जैसे राम कहाँ जाता है, राम स्कूल जाता है, तो स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं लास्ट में। यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया है ऑब्जेक्ट भी। तो ये अफर्मेटिव हो गया। और निगेटिव भी बताया था मैंने। तो निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस में सेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका प्लस डज नॉट हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें डज नॉट लगाते हैं। और जब प्लूरल रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। तो ये रूल है, ये आप नोट कर लें। आपको जब भी कभी ट्रांसलेशन करना होगा तो इसमें आसानी होगी आपको, इसके थ्रू। ये शॉर्ट रूल है। अब एक मैं और आपको बताता हूँ, निगेटिव में ही जैसे आता है, वह कभी नहीं जाता है, वह कभी नहीं खेलता है, वह कभी नहीं पढ़ता है, उस केस में क्या करते हैं, उसका एक अलग रूल है। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, उस तरह के सेंटेंस में आपको क्या करना है वो यहाँ देख लीजिए, क्योंकि कई बच्चे उसको भी इसी तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा आपका। उसके लिए अलग ही रूल है। जैसे वह कभी नहीं पढ़ता है, वह कभी नहीं पढ़ता है, तो ही नेवर, इसमें रीड, तो इसमें भी यस जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें जो ट्रांसलेशन हो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही सेम होता है। इसमें डू नॉट, डज नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। कभी नहीं जब आएगा तब, उस केस में याद रखना है इसको आपको। जब कभी नहीं आएगा तो उसी जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है वही अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है। अब आइए मैं बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द का यूज़ किया जाता है, जैसे क्या, कहाँ, कौन, ठीक है। इस तरह से इसको, इसमें जो शब्द हैं आएंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा, उससे आप पहचान सकते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे आ गया, क्या रमेश खाता है। इसमें देखिए प्रश्नवाचक है क्या, तो लेकिन यहाँ पे क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं, हमें स्पेशल व्हाट यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डज, ठीक है, रमेश, और खाना की अंग्रेजी लिख देंगे ईट। डज रमेश ईट, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, डज रमेश ईट, ये ट्रांसलेशन हो गया इसका। और अगर इसी में रहे क्या वे या क्या हम खाते हैं, तो यहाँ पर डू का यूज करेंगे, डू वी ईट। डू वी ईट मतलब सिंगुलर के लिए यहाँ डज लिखना होता है प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रूल हो गया इसका। और इसमें जब प्लूरल हो तो डू यूज़ करेंगे प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सॉरी सब्जेक्ट भी लिखना है, यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस ये रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाएंगी, सहायक क्रिया यूज़ की जाएगी, वो डू और डज यूज की जाती है। तो डज सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपको डू का यूज़ करना है, ठीक है। और बाकी सारा यस और यस का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है इसमें भी। तो ये हो गया। अब तो ये क्या क्या वाला हो गया जिसकी जगह डज डू यूज़ करते हैं। अब आ जाए सेंटेंस, जैसे राम कहाँ जाता है। ऐसे सेंटेंस में जो 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 ये क्वेश्चन वाला शब्द है इसको पहले लिखते हैं हमेशा। जैसे कहाँ की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे वेयर, उसके बाद डू और या डज का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो डज और प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या सब्जेक्ट क्या है, राम, सिंगुलर है, एक आदमी है, तो यहाँ पे आप डज यूज़ करेंगे। वेयर डज राम, वेयर डज राम गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब दूसरा देखिए, राम क्या खाता है, ऐसे होगी, राम क्या खाता है। जब क्या बीच में आता है तो व्हाट का यूज़ करते हैं, और जब क्या अगर शुरू में ही आ जाता है तो डू और डज से ही काम चल जाता है हमारा, व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इसमें आ गया राम क्या खाता है, तो आपको यहाँ पे व्हाट लिखना पड़ेगा। व्हाट डज राम ईट, ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इसका ट्रांसलेशन रूल यही है, ठीक है। और अब इसके बाद मैं बताता हूँ दोनों को मिला के, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव वाला। चौथा जो है आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे मैंने बताया, क्या राम गाना नहीं गाता है, ये ट्रांसलेशन है। जैसे तो इसमें क्या लगाएंगे, डज, जैसे बताया था अभी ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे डज लिखिए, ठीक है, डज राम लिखिए, डज राम, अब उसके बाद क्रिया लिखिए, डज राम नॉट, अब यहाँ पे चूँकि नहीं है तो यहाँ नॉट बीच में आ जाएगा, डज राम नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, डज राम नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर जो नॉट की एंट्री हुई है वो किसके बीच में हुई है,
सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुई है। ये आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमको इसको यूज़ करना होगा। और अगर प्लूरल होता, क्या वे नहीं गाते हैं, तब तो सेम डू दे नॉट सिंग, डू दे नॉट सिंग, ठीक है, डू दे नॉट सिंग, ये हो गया आपका। तो इसको इस तरह से करना है, इसका रूल आपका पता ही है, जैसे डज और यहाँ पर नॉट, मतलब इसमें नॉट यूज़ किया जाएगा और बाकी जो रूल हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ही रहेंगे सेम। तो ये वाला ये चारों हो गए सेंटेंस आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, वो हो गए, ठीक है, जो मैंने बारी बारी से आपको बता दिए हैं। और अब देखिए, इसके मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आप उसको करें, प्रैक्टिस करें और सेंटेंस भी बनाएं। मुझे चारों की चाहिए सेंटेंस। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, तुम इलाहाबाद जाते हो, ये आपका सेंटेंस है। इसके चारों बनाने हैं। तुम इलाहाबाद जाते हो, तुम इलाहाबाद नहीं जाते हो, क्या तुम इलाहाबाद जाते हो, ठीक है, क्या तुम इलाहाबाद नहीं जाते हो। 4 सेंटेंस बनेंगे, जो चारों का फॉर्मेट है वो आपको इसको बना के ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करके अपनी कॉपी में लिखना। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ऑब्जेक्ट जुड़ता जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका इलाहाबाद है, ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट लास्ट में जनरली यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो ये हो गया एक, और ये एक और लिखिए, राम फूल तोड़ता है, ठीक है, ये हो गया। और एक और लिखिए, रमेश मैदान में खेलता है। इसका आपको ट्रांसलेशन करके मेरे को बताना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता दें कि सर ये मेरे को ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, तो मैं इसको आपको डिटेल में बता दूंगा। बाकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस तरह से पूरा ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइएगा, तो मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा बिल्कुल 100%, ठीक है। तो ये क्लास आज यहीं तक रहती है और नेक्स्ट के लिए आपको कमेंट करना